नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही हो एंड आई होप आप मेहनत भी वैसे ही कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है, सबसे पहले मेरा नाम अमित आनंद है और मैं आपके लिए सेशन जो लेके आया हूँ आज वो टोटली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सुनते ही ना बहुत लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि इतने सेक्शन, इतने ऑर्डर, इतने रूल, दिमाग गायब हो जाता है। तो उस दुविधा को हटाने के लिए एक सुविधा है। वो सुविधा आज की क्लास में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से, लेट नहीं करना, ठीक है? तो वेलकम टू अड्डा 24/7 जुडिशरी एंड आई हियर in behalf of Adda 24/7 Judiciary, I am present here to deliver you some of the most important multiple choice question for CPC. रैपिडली करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, रैपिड लेना है, जल्दी से पढ़ना है, जल्दी से समझना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? करियर एज अ जज इज़ वंडरफुल, और वो करियर आपको मिल सकता है बाय ज्वाइनिंग द कोर्सेज जो आप में पीछे देख सकते हो। कोड याद रखना है Y707, जिसे लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट एक बार में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट एक बार में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स कर सकते हो, फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो, महापैक लेके सारी चीज़ों का मज़ा एक बार ले सकते हो। तो ये चीज़ की जो बोलते हैं ना चाहत, वो चाहत आप एक जगह ही पूरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उन सब स्टेट का अलग 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 तैयारी करने से अच्छा है एक ही तैयारी में सारे स्टेट्स कवर हो जाए। तो डू इट वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि समय नहीं है, समय है नहीं। समय से खिलवाड़ मत करो, समय से बिल्कुल खिलवाड़ मत करिए। एक बार समय जाता है तो वापस नहीं आता है, तो समय का पूर्ण उपयोग करिए और जल्दी से ज्वाइन करिए, ठीक है? अभी चलते हैं सीधा टॉपिक पे। MCQ on the Code of Civil Procedure 1908, Part 1. Which of the following deals with the time for inspection when notice given in the Code of Civil Procedure? पहली बार नोटिस कहाँ पे दे रखा है? नोटिस दे रखा है सेक्शन नंबर 80 CPC में। चार ऑप्शन है, ऑर्डर 16, रूल 12, ऑर्डर 4, रूल 13, ऑर्डर 6, रूल 10, ऑर्डर 11, रूल 17। अगर ऑर्डर पता है तो आंसर पता है, ऑर्डर पता है तो आंसर पता है, ऑर्डर नहीं पता है आंसर नहीं पता रहेगा। रूल में तो जाओ ही नहीं, पहले ऑर्डर ही देख के पता चल जाएगा। देखो, ऑर्डर 11 में देता है, ऑर्डर 11 रूल नंबर 17 में दिया है टाइम फॉर इंस्पेक्शन। क्यों? ऑर्डर 11 डिस्कवरी इंस्पेक्शन इसके बारे में बात करता है। इंस्पेक्शन सुनते ही ऑर्डर में जाके देख लो, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 11 इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहा है। 4, 6, 16 इंस्पेक्शन दूर दूर तक नहीं है। सिंपल जवाब, ऑर्डर 11 रूल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस इन CPC? साक्ष्य देने की जो होता है प्रोसीजर, साक्ष्य मतलब एविडेंस, एविडेंस देने का जो प्रोसीजर है, जहाँ पे स्टेटमेंट और जो प्रोडक्शन होता है एविडेंस का, ये CPC में कहाँ दे रखा है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट को आप CPC से रिलेट करोगे। यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट को CPC से रिलेट करोगे, और चार ऑप्शन है, ऑर्डर 12 रूल 5, ऑर्डर 14 रूल 20, ऑर्डर 18 रूल 2, ऑर्डर 11 रूल 7। क्या कह रहा है? सीधा, रूल नहीं भी पता है कोई बात नहीं, ऑर्डर पता हो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑर्डर 18 रूल 2 में दे रखा है एविडेंस से रिलेशन, जिसके थ्रू आप किसी स्टेटमेंट को या तो किसी एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हो इन CPC। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर इन अपील अगेंस्ट डिक्री? चैलेंज करने की बात कर रहा है, जो अपील नहीं हो सकते वैसे ऑर्डर्स को, उन्हें कहाँ पे आप देखते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर इन अपील अगेंस्ट डिक्री? ये दे रखा है आपका ऑर्डर नंबर 43 रूल 1A में, जहाँ पे अपील लिखा हुआ है। तो भटकना नहीं है हर जगह, ऑर्डर्स पता हो, ऑर्डर कौन सा है जवाब मिल जाएगा। ऑर्डर नहीं पता होगा कोई फायदा नहीं है।
तो सबसे पहले तो ऑर्डर समझ लो, किस ऑर्डर में क्या लिखा है। ऑर्डर 6, देखिए ऑर्डर 1 से 10 तक सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर 43, ऑर्डर 32, ऑर्डर 16, ऑर्डर 19, ये इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मगर मैंने आपको शायद एक क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि किन किन, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, जहाँ पे सीपीसी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स मैंने पहले ही मार्क करा दिया है। तो वो आपका वैसे ही जो टेंशन है उसे आधा से भी कम कर देगा। तो ऑर्डर 43 रूल 1A नॉन अपीलेबल के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर फॉर दैट अ डिसीजन इन अ फॉर्मर सूट में ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, द कोर्ट विच में डिसाइड दैट सूट मस्ट हैव बीन a court of competent jurisdiction, a court of exclusive jurisdiction, a court of concurrent jurisdiction, competent to try the subsequent suit, a court of limited jurisdiction, competent to try the issue raised in the subsequent suit. कॉम्पिटेंसी की बात तो रेस जुडिकाटा में करता ही है, और क्या करता है, इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही है। रेस जुडिकाटा कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, 1, 3, 4 तो होगा ही, मगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन भी इसमें आता है। तो ये चारों के चारों पॉइंट रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है, इन्हें नहीं भूलना है आपको। चारों के चारों पॉइंट रेस जुडिकाटा पे मैंने पिछले ही दिन आपको एक स्पेशल क्लास दी थी। उस क्लास को अगर आप समझ जाओगे, देख भी लोगे, काम तमाम, पूरा रेस जुडिकाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। In transaction for transfer or delivery of the property attached, where the contract is executed and registered before attachment, the mischief of subsection 1 shall not apply. किन सिचुएशन में नहीं अप्लाई होगा? पहला है where the property is transferred and registered after attachment, पहला। दूसरा, where the property is transferred before attachment but registration takes place after attachment, दूसरा। तीसरा, बोथ ए एंड बी। बहुत ही सिंपल जवाब है, इसका होगा बोथ ए एंड बी। दोनों केसेस में ये वैलिड होगा। दोनों केसेस में जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है और रजिस्टर हुआ है बिफोर अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब क्या होता है, कोर्ट ने अटैच कर लिया प्रॉपर्टी, कोर्ट ने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है ताकि वो कोई भी कॉस्ट को रिकवर कर पाए। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हम सुना है ना, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ले लिया, पैसे नहीं दे रहा है, अटैच भी कर लिया उसके प्रॉपर्टी को, उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, द कोर्ट, देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है मैंने पहले, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो सीधा आंसर से समझ जाओ। ये द कोर्ट टू अमेंड द डिक्री इज द कोड दैट पास्ड इट व्हेन अपील इज प्रेफर्ड फ्रॉम अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। द एपेलेट कोर्ट में क्या क्या कर सकता है, एपेलेट कोर्ट डिसमिस कर सकता है ऑर्डर 41 रूल 11(1) में, या तो कंफर्म कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, वैरी कर सकता है किसी डिक्री को ऑर्डर 41 रूल 32 के तहत। तो ये दोनों के दोनों ही अलाउएबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर टू बी अप्लाइड इन केसेस वेयर द प्ली ऑफ बार ऑफ द सूट ऑर्डर 2 रूल 2 में होता है। बार ऑफ सूट ऑर्डर 2 रूल 2 में होता है। क्या क्या होता है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन इन द प्रीवियस सूट एंड दैट इन द सब्सिक्वेंट सूट आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है। वेदर द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट कुड हैव बीन गिवन इन प्रीवियस सूट, जो रिलीफ है फिर से मांगा जा रहा है। वेदर द प्लेंटिफ ओमिटेड टू सू फॉर अ पर्टिकुलर रिलीफ ऑन द कॉज ऑफ एक्शन विच हैड बीन डिस्क्लोज इन द प्रीवियस सूट, फिर से केस कर रहे हैं। इसका ऑप्शन बहुत ईजी है, ऑल ऑफ द अबव होगा। सिंपल सी फंडा है यार, सिंपल सा फंडा है। जब पहले ही आपको कहा था कि आप एक ही बार रिलीफ मांग लो, आपने मांगा नहीं। आपको रेंट लेना था 2015, 2016, 2017, 2018, 4 साल का रेंट लेना था। आपने 2015 का मांगा, 2016 का मांगा, 2017 और 18 छोड़ दिया। फिर से केस किए कि मुझे 2017 और 18 का रेंट चाहिए। जब एक ही बार केस कर जब आप एक ही बार केस कर रहे हो तो एक ही बार रिलीफ मांगो ना, बार बार क्यों आ रहे हो कोर्ट के पास। इसे कहते हैं बार टू सूट, जो दिया है ऑर्डर 2 रूल नंबर 2 में। ये तीनों के तीनों केसेस में बार किया जाएगा। बार मतलब रोकना, बार वो वाला बार नहीं कि, ठीक है, बार मतलब रोकना। आगे, एन ऑर्डर अंडर रूल 33 रूल 11 डायरेक्टिंग द पॉपर, पॉपर मतलब क्या होता है, पॉपर मतलब
इंडिजेंट पर्सन जिसके पास पैसे नहीं है। पॉपर प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फीस कैन ओनली बी मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पे प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट, हार जाता है, जहाँ पे प्लेंटिफ इज डिसपॉपर्ड मतलब पैसे आ चुके हैं उसके पास, वेयर द सूट इज विड्रॉन वापस ले लिया है सूट को, वेयर द सूट इज डिसमिस्ड। किन केसेस में? सारे के सारे केसेस में कोर्ट फीस देना पड़ेगा, कोर्ट फीस देना पड़ेगा। ऑर्डर 33 रूल 11 ये बात कह रहा है, ये बात कहता है। आगे, द वर्ड्स इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट which is a consenting authority makes it clear that it appears to the central government का मतलब क्या होता है? The decision granting the consent is open to question by the court. The decision granting the consent is final. क्या होता है? जहाँ पे डिसीजन जो होती है, डिसीजन ग्रांटिंग द कंसेंट इज ओपन टू द क्वेश्चन बाय द कोर्ट, जहाँ पे जो डिसीजन होता है कंसेंट ग्रांट करने का वो कोर्ट के ऊपर होता है। फाइनल की बात नहीं कर रहे हम। जहाँ पे क्वेश्चन होगा इज ओपन टू क्वेश्चन बाय द कोर्ट, वहाँ पे हम कहेंगे इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि सटीक होने चाहिए, गलत नहीं कर सकते हो, सटीक आंसर चाहिए। नेक्स्ट, द वर्ड रिसाइट्स, सेक्शन 19 सीपीसी में रिसाइट्स रहता है का मतलब क्या है? कंपनी के बारे में कह रहा है। कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है, या तो उसका जो ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है, उसका सब ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कर रहा है। सेक्शन 19 सीपीसी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है, जहाँ पे नेचुरल पर्सन की बात नहीं हो रही है, टॉट की बात नहीं हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। सेक्शन 19 कंपनी के बारे में बात करता है। एक बार पढ़ोगे, जैसे ही सेक्शन 19 खोलिएगा आप, वैसे कंपनी के बारे में, ब्रांच ऑफिस के बारे में पता लगेगा। ठीक है, आगे, ए सूज बी फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल टू लैंड। ए ने बी के ऊपर केस किया किसी लैंड के टाइटल के ऊपर कि मेरा लैंड है तो तुम्हारा जमीन है, ये मेरा जमीन है, उसके ऊपर केस किया और डिक्री ले लिया। ए देन सूज सी फॉर पोजेशन, फिर पोजेशन के लिए केस किया तो सी ने कहा कंटेंट दैट बी इज ओनर एंड दैट ही इज इन पोजेशन ऑफ बीज टेनेंट एज बीज टेनेंट। ए सी ने कंटेंट किया, सी ने कहा कि बी ओनर है एंड दैट ही इज इन पोजेशन एज बीज टेनेंट, और बी की टेनेंट की तरह मैं रह रहा हूं। तो क्या ये डिफेंस को बार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। पहले में टाइटल की बात हो रही थी, रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। पहले में टाइटल की बात हो रही थी, दूसरे में पोजेशन की बात हो रही है, दूसरे में पोजेशन की बात हो रही है। तो मैटर इन इशू चेंज हो गया ना, मुद्दा तो बदल गया। पहले में मुद्दा कुछ था, दूसरे मुद्दा कुछ है, तो हम बार क्यों करेंगे? उस पर केस होगा, उसे बार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अ डिक्री इन अ सूट अगेंस्ट सर्टेन नंबर ऑफ सेक्ट alleged to be wrongdoers in their individual capacity cannot operate as res judicata in a subsequent suit. ठीक है, against the member of the sect, the wrong complaint of in the former suit was that the defendant carried an idol in procession through certain street and that such procession was in violation of plaintiff's right. भगवान की मूर्ति को हम लेके जा रहे हैं, गणपति विसर्जन हो रहा है, तो वहाँ पे प्लेंटिफ का राइट वायलेट हो रहा है क्या? देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो सूट है वॉज अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड नॉट एज रिप्रेजेंटिंग द सेक्ट टू विच दे बिलोंग्ड। दूसरा, द सूट वॉज नॉट एज रिप्रेजेंटिंग द सेक्ट टू विच द डिफेंडेंट बिलोंग्ड। इन दोनों केसेस में जो डिक्री आया है किसी सेक्ट मतलब किसी धर्म के कुछ मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म के किसी मेंबर्स के बारे में बात करें, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात की जा रही है, तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा सब्सिक्वेंट सूट पे। क्यों? क्योंकि जो सूट है वॉज अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, पहला। दूसरा, सूट है वॉज नॉट एज रिप्रेजेंटिंग द सेक्ट, वॉज नॉट एज रिप्रेजेंटिंग द सेक्ट। इन दोनों केसेस में आपका रेस जुडिकाटा के बारे में बताया जा रहा है और इन दोनों केसेस में वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ राइट्स के बारे में कहा जा रहा है। तो आंसर सही होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ए सूज बी टू रिकवर वन ऑफ टू प्रॉपर्टीज लेफ्ट बाय सी। ए ने बी पे केस किया
किसी की जो ज़मीन है, दो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर, वन ऑफ टू प्रॉपर्टीज, ऑन द ग्राउंड दैट ही एंड नॉट बी इज हिज हेयर, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका हायर है, उसका उत्तराधिकारी है। देयर आफ्टर ही अप्लाइज टू अमेंड हिज प्लेन फॉर इंक्लूडिंग द सेकेंड, उसके बाद बोला कि यार दूसरी वाली प्रॉपर्टी को भी रख लेते हैं, उसको भी कर लिया ओरिजिनल में। बी opposes the application for amendment which is disallowed by the court. A suit by A against B to recover the second property as higher of C would be barred under Rule 2. अब दो सिंपल समझो, ज़्यादा भटकना नहीं है। दो प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी पे केस चल रहा था, उसने अमेंड करके बोला कि दूसरी प्रॉपर्टी भी चाहिए। अब उस पर ऑर्डर टू का बार चढ़ेगा कि नहीं, और चढ़ेगा तो किस पे चढ़ेगा? इस पे चढ़ेगा ऑन द ग्राउंड दैट ए इज टू बी टेकन टू हैव ओमिटेड टू द सू फॉर इट इन द फर्स्ट सूट। पहले केस में दोनों आपने नाम रखा होता, नहीं। ही मेड एन अटेम्प्ट टू इंक्लूड इट इन द सूट विच वॉज फॉइल्ड बाई द ऑपोजिशन ऑफ बी। दोनों केसेस में जब आपको पता था कि दोनों जमीन आपकी ही है, तो पहले केस में ही करते ना फाइल, पहले ही सूट पे फाइल करते। दूसरे में क्यों कर रहे हो आप? टाइम वेस्ट कर रहे हो आप कोर्ट का। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 का बार लग जाएगा। नेक्स्ट, वेयर सर्टेन प्रॉपर्टीज हैव बीन ऑर्डर्ड टू बी पार्टीशन बाय अ डिक्री, एक डिक्री आई जिससे पार्टीशन की बात कही गई, बट पोजेशन हैज नॉट येट बीन डिलीवर्ड, बट पोजेशन नहीं मिला है, और ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो पहला डिक्री था वो अनफोर्सेबल है। तो वहाँ पे क्या होगा? अ फ्रेश सूट कैन नॉट बी ब्रॉट फॉर पार्टीशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। एक फ्रेश सूट हम नहीं ला सकते हैं पार्टीशन के लिए of those properties on the ground that the earlier decree has not been enforced. जब एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ है पहले का, तो आप फिर से केस क्यों कर रहे हो? जब केस हो चुका है, आपको डिक्री मिल चुकी है, बोल चुका है कि बांट लो, तो आप फिर से केस क्यों कर रहे हो? ये सारे के सारे बार हैं, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन हैं जिससे सीपीसी में दे रखा है। आगे, X sues A and B on a promissory note executed by A, B is A's nephew. X ने केस किया A और B पे कि एक promissory note है जो कि A ने एग्जीक्यूट किया था, और B है जो A का नेफ्यू है, भतीजा, and he is joined as a defendant on the ground that A and B are member of joint Hindu family and that the note was of debt binding on the family. None of the defendant appear, कोई आया ही नहीं, एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई। डिक्री अगेंस्ट ए प्रोसीड्स ऑन द ग्राउंड दैट अ नोट वाज पास्ड बाय हिम एंड अगेंस्ट बी ऑन द ग्राउंड दैट द डेब्ट वाज इनकर्ड बाय अ फैमिली पर्पस। बी अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिक्री, alleging that the summon was not served upon him and that the debt in respect of which the note was passed by A was not incurred for a family purpose. It is not disputed that the amount was actually advanced to A. यहाँ पे क्या उस डिक्री को सेट असाइड करेंगे? द डिक्री अगेंस्ट ए मस्ट बी सेट असाइड, या तो डिक्री अगेंस्ट बी मस्ट बी सेट असाइड? डिक्री अगेंस्ट ए मस्ट बी सेट असाइड। ए के अगेंस्ट जो डिक्री हुई है उसे सेट असाइड करिए। ये क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन दिया जाता है ताकि बच्चे डर जाए और हड़बड़ाहट में गलती कर दे। तो यहाँ पे सेट असाइड के बारे में कहा जा रहा है, प्रॉमिसरी नोट के बारे में कहा जा रहा है, और जो भी ग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है जिसके ऊपर एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है, जिसका जवाब होगा दैट अ डिक्री अगेंस्ट ए मस्ट बी सेट असाइड। नेक्स्ट, ए सूज बी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए ने बी के ऊपर केस किया कि मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मेरा घर है, उसके पोजेशन के लिए। द डिफेंस इज दैट बी इज द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। डिफेंस ये है कि बी फुल ओनर है। पेंडिंग द सूट बी इज एडजज्ड इनसॉल्वेंट। पेंडिंग द सूट बी ने कहा कि मैं तो इनसॉल्वेंट हूँ, एंड इज स्टेट वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी बिकॉज द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन ऑपरेट। उसने कहा कि मैं तो इनसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, because the order of adjudication operates as a statutory transfer of interest. ये statutory transfer of interest है
of the insolvent in the subject matter of the suit to the official assignee. To the official assignee. ए ने सू को किया, ए ने सू किया बी को अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए. डिफेंस लिया बी ने क्या कि बी फुल ओनर है. पेंडिंग द सूट बी ने एडजस्ट किया इंसॉल्वेंसी, तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट टू द ऑफिशियल असाइनी की जाएगी, उसे प्रदान किया जाएगा. आगे, बार टू फर्दर सूट इज डेल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग. सेक्शन 11 सीपीसी क्या कहता है आपका, रेस जुडिकाटा कहता है. 16, 13, 12, 16 तो आपका हो गया क्या, 16 क्या हो गया, 16 हो गया आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेटेड. 13 हो गया फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड. 12 हो जाएगा आपका बार. एलिमिनेशन मेथड भी लगा लो तब भी ठीक है. और सेक्शन 12 में तो बार टू सूट कहा ही है, तो ये भी सही होगा. आगे, कौन सा सेक्शन कह रहा है ट्रांसफर ऑफ डिक्री के बारे में. 41, 36, 39, 52. 41, 36, 39, 52. ऑप्शन है 4, जवाब होगा 1, वो होगा ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 39. सेक्शन 39 कहता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री के बारे में, जो कि सीपीसी में दे रखा है, सीपीसी में दे रखा है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिपील्ड बाय सेक्शन 7 इन द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1956. कौन सेक्शन को रिपील किया गया, हटाया गया. सारे के सारे 68, 69, 70, 71, 72 इन सभी को रिपील किया गया है 1956 के अमेंडमेंट से. 1956 के अमेंडमेंट से इन सभी सेक्शंस को रिपील किया गया है. नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिफ्यूज्ड और मॉडिफाइड. नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिफ्यूज्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन of cases prejudicially affected under which of the following sections. कोई भी ऑर्डर जो सेक्शन 47 में उसे रिफ्यूज या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा until and unless सेक्शन 99A उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो सेक्शन 99A और 47 में एक कोरिलेशन है जो आप याद रखिए, उसे लिख लीजिए. ठीक है, आगे, which of the following deals with matters for which rules may provide in the CPC. Which of the following deals with matters for which rules may provide in the CPC. क्या है, सेक्शन 128 आपके ऑर्डर एंड रूल से रिलेट करता है सीपीसी के. सेक्शन 128 सीपीसी मैटर्स फॉर विच रूल्स मे बी प्रोवाइडेड के बारे में बताता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी हैज बीन रिपील्ड बाय रिपीलिंग एक्ट 1952. 1952 के अमेंडमेंट से किस सेक्शन को हटा दिया गया. बहुत ही आसान है ये, 154 को हटाया गया था. सेक्शन 154 को रिपील किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 1952 के तहत. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स्ड टू समन इन द सीपीसी. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स्ड टू समन इन द सीपीसी. ये बहुत ही सिंपल है, ऑर्डर 5 में. क्यों? प्लेंट के बारे में ऑर्डर 5 में ही कहा जा रहा है. ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 4 कहीं पे भी प्लेंट का नामो निशान नहीं है. ऑर्डर 5 सिंपल. तो कभी कभी ऑर्डर देखते ही आपको जवाब मिल जाएगा. मेरा गला आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. ठीक है, तो पार्डन माई वॉइस, पार्डन माई इसे भी पार्डन करो. ठीक है, ऑर्डर 5 कह रहा है सॉरी लास्ट. ठीक है, ठीक है. तो ऑर्डर 5 कह रहा है आपके प्लेंट अनेक्स्ड टू द समन्स के बारे में. समन जब भेजते हो ना, जब समन में बुलावट भेजते हो तो उसके साथ प्लेंट भी चिपका के भेजोगे आप. ये कह रहा है ऑर्डर 5 रूल नंबर 2 में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ वेयर द सब्जेक्ट मैटर सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के. ये कहाँ बता रहा है, ये बताता है आपका ऑर्डर 7 रूल नंबर 3 में. ऑर्डर 7 के रूल नंबर 3 में डील करता है जो सब्जेक्ट मैटर है. अगर घर का मुद्दा है तो घर है सब्जेक्ट मैटर, जमीन का मुद्दा है जमीन है, शादी है तो शादी है.
ये सारे सब्जेक्ट मैटर है। मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, शादी नहीं होगा घर हो गया, जमीन हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर द कोर्ट। कोर्ट ने कहा भाई साहब प्लेंट आ चुका है, रिटन स्टेटमेंट दे दो, नहीं दिया, तो कहाँ जाओगे आप जाओगे ऑर्डर 8 रूल नंबर 10 में। ऑर्डर 8 रूल नंबर 10 में जाओगे, जहाँ पे अगर आपने नहीं दिया है रिटन स्टेटमेंट तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट जो भी प्रोसीजर होगा ऑर्डर 8 रूल 10 में फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑर्डर 11 में है। ऑर्डर 11 सीधा जाना ही नहीं, भटकना ही नहीं, सीधा जवाब, अभी बताया था। तो ऑर्डर नंबर याद रखिए, ऑर्डर में क्या लिखा है, टाइटल भी याद रखो, इतना तो कम से कम याद रखो यार, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव बाई एफिडेविट। एफिडेविट के थ्रू प्रूव करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसका जवाब होगा ऑर्डर 19, क्योंकि ऑर्डर 19 एफिडेविट के बारे में बात करता है। ऑर्डर 12 नहीं, ऑर्डर 14 नहीं, ऑर्डर 11 नहीं, ऑर्डर 19 एफिडेविट के बारे में बात कर रहा है। तो एफिडेविट की पावर, एफिडेविट के बारे में कहाँ पे लिखेगा, एफिडेविट के बारे में ऑर्डर 19 रूल 1 में लिखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इंक्वायरी एज टू वेदर एप्लीकेंट इज एन इंडिजेंट पर्सन और नॉट। अगर इंडिजेंट पर्सन का एप्लीकेशन दोगे तो कहाँ पे जाओगे, ये भी सीधा ऑर्डर नंबर से है, सीधा ऑर्डर 44 में जाओ जहाँ पे इंडिजेंट पर्सन के बारे में दिया जा रहा है। ऑर्डर 44 रूल 3, रूल्स में तो अभी गया ही नहीं मैं, ऑर्डर में ही जवाब मिल जाएगा। ऑर्डर 44 इंडिजेंट पर्सन के बारे में बात करता है, तो इंक्वायरी भी जो होगी वो ऑर्डर 44 रूल 3 में ही होगी, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल रूल्स एज टू द कंकरेंट जुरिसडिक्शन। कंकरेंट जुरिसडिक्शन के बारे में प्रिंसिपल रूल्स क्या क्या कह रहे हैं। पहला, कंकरेंट एज टू द पेक्यूनरी लिमिट, 50 लाख तक का लिमिट है, उसके बारे में। पेक्यूनरी मतलब होता है पैसा। कॉम्पिटेंसी ऑफ फॉर्मर कोर्ट टू बी डिटरमाइंड एज ऑन द डेट ऑन विच फॉर्मर सूट एंड नॉट एज ऑन द डेट ऑन द सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है, ये भी बात सही है। कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रायल कोर्ट डिटर्मिनेशन, competency of court when there is a court with preferential jurisdiction. Both the suits are in revenue court but appeal lie to different authorities. बताइए क्या होगा जवाब, बहुत ही आसान है। All of these, सारे के सारे concurrent jurisdiction के principal rules हैं, पांचों के पांचों concurrent jurisdiction के principal rules हैं। Next, in which of the following ways section 73 differ from corresponding section 2 and 295, सेक्शन 73 और सेक्शन 295। सेक्शन 295 तो सीपीसी में है ही नहीं, मैं यहाँ पे सीपीसी 1882 लिखा है, तो किस वेज में दोनों डिफरेंट है। पांचों के पांचों में अच्छा ये देखिए, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यहाँ पे टीपीए लिखना था, टीपीए के बारे में बात हो रही थी, मैं यहाँ पे सीपीसी 1882 लिखा गया है, तभी तो मैंने सोचा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और सेक्शन 73 में कुछ अंतर है, वो अंतर, ये पांचों अंतर है। पहला क्या है, द वर्ड्स वेयर एसेट्स आर हेल्ड बाय अ कोर्ट हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड। क्या सब्स्टिट्यूट किया गया, वेन एवर एसेट आर रियलाइज बाय सेल और ठीक है, बिल्कुल गला जवाब दे रहा है आज, बिल्कुल गला जवाब दे रहा है, गले में हो रही है बहुत तेज़ दर्द, मगर क्लास तो लेना ही है, तो क्लास लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए कर रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। रियलाइज बाय सेल और अदरवाइज इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इन द वर्ड्स बिफोर द रिसिप्ट ऑफ सच एसेट, इसे भी सब्स्टिट्यूट किया गया। इन द वर्ड्स बाय विच सच एसेट्स आर हेल्ड, इसे ओमिट किया गया, हटा दिया गया। द वर्ड पास्ट हैज़ बीन एडेड, इसे ऐड किया गया। द वर्ड इंटरेस्ट इन हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड, तो सब्स्टिट्यूट भी किया गया है, ओमिट भी किया गया है, ऐड भी किया गया है, ये पांचों के पांचों। इफ अ राइट और लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में अराइज।
अगर कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट की जा रही है तो कौन सा सिचुएशन अराइज करेगा? द स्टैट्यूट में क्रिएट ए स्पेसिफिक फोरम फॉर इन्फोर्समेंट, पहला। दूसरा, इफ नो मशीनरी इज प्रोवाइडेड फॉर if no machinery is provided for enforcement, civil court can entertain, civil court entertain करेगी क्या? suit beside the suit of which the cognizance is expressly barred, जिसके लिए कॉग्निजेंस को पहले हमने रोक दिया है। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है? संज्ञान होता है, तो हमने संज्ञान को पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या होगा सही जवाब? बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों होंगे सही, दोनों के दोनों होंगे सही। नेक्स्ट, ऑर्डर 5 रूल 26 क्या कहता है? समन के बारे में। समन कैसे भेजा जाएगा इसके बारे में कहता है। बहुत ही आसान है इसका जवाब, तीनों मेथड है तीनों मेथड है। सेंड करोगे आप किसी पॉलिटिकल एजेंट को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, कोर्ट थ्रू अ कोर्ट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड विद द ओनर टू सर्व अ समन, थ्रू अ कोर्ट डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों मेथड में हम किसी समन को सर्व करेंगे। सर्व करना मतलब सेंड करेंगे, भेजेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेप्ट? डेट मतलब उधार होता है ना, उधार दिया है, तुम मेरे पास उधार चुकाना है। डेट मतलब आपको पैसे देने हैं, डेप्ट है मेरे ऊपर। ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों डेप्ट के एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। एन असर्टेन्ड or readily calculable amount, an absolute unqualified and present liability to be regard to that amount with the obligation to pay forthwith or in future within time। आज गले ने मुझे कर रहा है परेशान, और वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। See that the obligation must have accrued and must be subsiding, ये तीनों के तीनों ही डेप्ट के एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। The words any court exercising original the words any court exercising original jurisdiction जो कि सेक्शन 96 में दिया है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय एनी कोर्ट, the decree passed shall be deemed to be a decree by a court exercising original jurisdiction। original jurisdiction क्या होता है? जहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे केस को इंस्टीट्यूट किया जा सके, जहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस पे केस को रजिस्टर कर सके, उस कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। नेक्स्ट, द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 107, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल, प्रेस्क्राइब का मतलब है जो रूल्स कंटेंट है फर्स्ट शेड्यूल में, और जो रूल्स सेक्शन 122 और 125 में दे रखा है उसके बारे में। तो प्रेस्क्राइब का मीनिंग ये दोनों होता है जो कि सेक्शन 107 में दे रखा है। 9 अकाली सिख्स सू फॉर द रिमूवल ऑफ महंत। 9 अकाली सिख ने केस किया है महंत को हटाने के लिए किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। सूट को डिसमिस कर दिया गया कि सूट जो है is a Hindu dera and not a Sikh Gurudwara। Subsequently and after the passing of the Sikh Gurudwara Act 1925, 64 सिख ने सू किया है डिक्लेरेशन का कि वो जो सिख गुरुद्वारा है उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में उसे डिक्लेयर करी कि सिख गुरुद्वारा है। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सूट को बार नहीं किया जाएगा रेस जुडिकाटा से, क्योंकि जो प्लेंटिफ है वो रिलीजियस रिफॉर्मर का वर नॉट लिटिगेटिंग ऑन द जनरल बॉडी ऑफ सिक्स, तो वो सिख के नाम पे नहीं कर रहे थे, सेम पार्टी सेम टाइटल के नाम पे नहीं कर रहे थे, तो इसे बार नहीं किया जाएगा रेस जुडिकाटा में, इसे रेस जुडिकाटा में बार नहीं किया जाएगा। सेम टाइटल भी तो होना चाहिए, सेम टाइटल है नहीं, तो वहाँ पे बार नहीं होगा। ए अलेजिंग दैट ही इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ विलेज। प्रोप्राइटर मतलब फाउंडर, को ओनर, फाउंडर कह सकते हो। Sues B, C, D for the ejectment. The defense is that A is not the proprietor and that part of the village belongs to B, C, D and the rest to X, Y, Z. The court finds that A is not the proprietor, A proprietor नहीं है, and A suit is dismissed, उसका suit dismiss कर दिया गया। A then sues X, Y, Z and also B, C, D for declaration that he is a proprietor। फिर से केस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा?
बहुत ही सिंपल। द क्वेश्चन ऑफ एज टाइटल टू विलेज इज रेस जुडिकाटा लग जाएगा। इट कैन नॉट बी सेड दैट बी सी डी लिटिगेटेड इन अ फॉर्मर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देम। दे सेट अप only their own right to a party of the property and as to rest they allege that it belong to XYZ। सिंपल सी बात है, जब आपको प्रोप्राइटरशिप नहीं है, आपने पहले केस में डिटरमाइन कर दिया है, आप फिर से टाइटल पार्टीज को अलग अलग मतलब इधर से उधर करके आप फिर से केस करना चाह रहे हो, तो रेस जुडिकाटा लगेगा ही लगेगा। Where a promissory note is payable by the installment and to ठीक है, when a promissory note is payable by installment and two or more installment have been become due and the holder of the notes sue only for one of the installment, तो वहाँ पे क्या होगा, he cannot afterwards sue for this installment। सारे के सारे केसेस क्या है, सारे के सारे आप देखो जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन बड़े बड़े, आंसर है सिंपल कि पहले आपको मौका मिला था केस करने का, आपने कर दिया, आपने पूरी चीज़ें डाली नहीं तो दूसरे पे आपको बार लग जाएगा, आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर दीज इंस्टॉलमेंट, ही कैन नॉट सू। द असाइनी ऑफ द होल्डर ऑफ अ लाइफ एस्टेट सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड इंजंक्शन के लिए किया। इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ लाइफ एस्टेट होल्डर द सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल वॉज डिक्रीड बट द सूट फॉर इंजेक्शन वॉज डिसमिस, उसे डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द असाइनी ऑफ द लाइफ एस्टेट फाइल्ड अ सूट फॉर पोजेशन, जो कि ऑर्डर, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट केस में फिर से उसने केस किया सेम टाइटल पे, तो ऑर्डर 2 रूल 2 रेज किया गया। वहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर 2 रूल 2 नहीं एप्लीकेबल होगा, पहला चीज़। दूसरी बात, इन द फर्स्ट सूट द प्लेंटिफ कुड नॉट क्लेम द रिकवरी ऑफ पोजेशन एज दे हैड सॉट ओनली एन इंजंक्शन क्लेमिंग देमसेल्फ टू बी इन पोजेशन। मुद्दा क्या है कि पहले में वो चाहते तो रिलीफ क्लेम कर देते, मैं इंजंक्शन लग गया था तो क्लेम नहीं कर पाए, तो उन्होंने फिर से केस किया, अब वो हम अलाउ करेंगे, उस पर कोई बार नहीं लगेगा। ए सूट टू रिकवर अ हाउस फ्रॉम बी एंड सर्टेन लैंड्स फ्रॉम सी, द सूट वर डिक्रीड एज एक्स पार्टे। एक्स पार्टे मतलब एक आदमी नहीं प्रेजेंट था तो हमने डिक्री पास कर दिया। बी अप्लाई टू सेट असाइड एक्स पार्टे। अच्छा ये बताओ, सेट असाइड एक्स पार्टे कहाँ पे दे रखा है, ऑर्डर 9 रूल नंबर 13 में, ऑर्डर 9 रूल नंबर 13 में। ठीक है, बी अप्लाई टू सेट असाइड द एक्स पार्टे डिक्री एंड हैविंग सेटल्ड द डिस्प्यूट विद ए अप्लाई टू विदड्रॉ हिज पेटिशन। सी देन अप्लाई टू बी ट्रांसपोज्ड एज पेटिशनर। ट्रांसपोज मतलब उसका पोजीशन को चेंज करना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, C should have filed his own petition to set aside ex parte, पहला। C is needed to file his own petition to set aside ex parte. Claims against the two defendant are distinct, both A and C। इसका सही जवाब होगा आपका both A and C, both A and C, that is option number D। ठीक है, अब देखिए आज क्लास थोड़ा रैपिड में था क्योंकि मेरी तबीयत कोई खास है नहीं, नासाज है थोड़ी आज, तो रैपिड क्लास थी। मगर 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको सीपीसी कराया क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत 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 सारे एग्जाम में आ सकता है। और एक बार अगर कंसेप्ट समझ जाओ, आज मैं आपको ये तो कंसेप्ट समझ आ ही गया होगा कि ये कंसेप्ट तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि बार टू सूट कब होता है, कब केस को रोकते हैं, कब केस पे रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। अब आप पे भी कोई रोक नहीं है, तो जब रोक ना हो तो सीधा आप क्या करोगे, आप जाओगे अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे, वहाँ पे आप एंटर करिएगा, अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, वेट, अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसे सर्वर खुलेगा जहाँ पे आप अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। आप जैसे ही सर्च करते हो आप तो आपको ऐसा एक इंटरफेस खुल के दिखता है। वहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाके, यूपीएससी में जाके, स्टेट जुडिशरी PCSJ में जाइए, क्योंकि मेरे से बहुत बच्चों ने पूछा कि सर मुझे 3 स्टेट की तैयारी करनी है, मैं क्या करूँ, अलग अलग पैक लूँ क्या? मैंने बोला नहीं, एक पैक लो, वो है जुडिशरी का महापैक, जहाँ पे आपको 1000 घंटे की क्लासेस
15 टेस्ट सीरीज, 680 किताबें, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा यहाँ पे दे रहा है 70,000, नहीं देना है 70,000 ना, हाँ, बिल्कुल 70,000 नहीं देना है। यहाँ पे आपको कोड लगाना है Y707। अब देखो कोड कैसे लगता है, चले किसी और में लगा के देखते हैं। बिहार का क्रैश कोर्स आया हुआ है ना, 100 क्वेश्चन जीके, 150 क्वेश्चन लॉ, पूरे 250 की तैयारी होगी एक जगह, अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। करना क्या है, आप व्यू ऑफर में जाइएगा और यहाँ पे कोड लगाओगे Y707। एंटर जैसे ही करोगे, ये जो कोर्स आपको 16,000 का दिखा रहा था, ये कोर्स अभी इसी समय ये 3600 रुपए का हो जाएगा। 3600 रुपए में आपको बिहार में जज बनने का मौका मिलेगा। इससे अच्छा तो कहीं नहीं है। कहीं भी कोई भी ऑफर उठा लो, कोई छोटा मोटा कोचिंग सेंटर भी उठा लोगे ना आप, तो वहाँ पे 3600 रुपये तो नहीं पड़ा रहा है। और यहाँ पे आप घर बैठे ऑनलाइन पे करके वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन ऑल ओवर इंडिया, उनसे आप पढ़ के बिहार जुडिशरी में compete कर सकते हो। तो 3600 रुपये देना एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, जो मुझे लगता है। बस कोड याद रखिएगा Y707, और ये कोड आपका महापैक पे भी लगेगा, फाउंडेशन पे भी लगेगा, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे ये कोड एप्लीकेबल होगा। तो लेट बिल्कुल ना करें, जल्दी से ज्वाइन करें और मिले मुझसे आप क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। होली आ रही है, होली के लिए भी कर लो तैयारी। अपनी ज़िंदगी में भी रंग डालना है तो जल्दी से जज बन जाओ, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन, आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। धन्यवाद।